अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि हम आ चुके हैं और आज है जुम्मा। और जुम्मे के रोज़ आपको एक रिमाइंडर देती हूँ, वो ये है कि नमाज जुम्मा का ख़ास एहतमाम कीजिएगा, कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा और आज के दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, तो ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं कीजिएगा। हमारे जो बहन भाई सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि मानसून का ये जो हालिया स्पेल चल रहा है, 7वां स्पेल, इसने खासी तबाही मचाई है। और अब हम देखें कि मुल्क भर में जो हालात हैं वो तशवीशनाक हैं। ख़ास तौर पर कराची में भी सिचुएशन बड़ी वर्स हुई हुई है और कराची में ही एक तरफ तो बारिशों ने तबाही मचाई है, पानी खड़ा है, दूसरी जानिब एम ए जना रोड पर जो पटाखों के गोदाम में कल धमाके और आतिशज़दगी हुई, उस हवाले से भी खबर है कि मलबे से एक और लाश को निकाल लिया गया है। एक ज़ख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया है और जो बाकी ज़ख्मी हैं उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तो अल्लाह ताला से इन सब के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये जो मानसून के सारे स्पेल्स हैं इनको हमारे से गुजरवा दे। इसके बाद जो कराची की जो सूरत हाल है वो कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो चुकी है। जो पानी है वो बहुत सारी जगहों से निकाल लिया गया है, लेकिन ताफुन से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का ख़तरा है और इसके अलावा यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होगी, उससे मलेरिया और डेंगू जैसे जो वायरस है वो भी सर उठाएंगे। और उसके बाद फिर ना आप देखिए कि बिजली भी अभी तक बहुत से इलाकों में बहाल नहीं हुई है और उस पर भी हम बात करेंगे। कराची की सारी सूरत हाल पर जो है अपने नुमाइंदगान से रब्ता करके वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी सियासी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि तहरीके इंसाफ के हवाले से रहनुमाओं को 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें 10-10 साल की सजाएं सुनाई जा रही थी। वहीं तहरीके इंसाफ को कानूनी महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई है और बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मिल गई हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी है। ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार देते हुए उसे अपनी बड़ी कामयाबी और जीत कहा है। जी और वकील सलमान सफदर ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की रिहाई में अलकादर केस के सिवा कोई रुकावट नहीं है। ये केस सिर्फ 15 मिनट की मार है। बानी पीटीआई जल्द रहा होंगे। सलमान अकरम राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि 9 मई के मुकदमात में बानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अगर हम कोशिश करें, डटे रहें, हम खड़े रहें तो हम हक हासिल कर सकते हैं। आज का पैगाम यही है कि खड़े रहो, जिद्दोजहद करो, अपनी आवाज बुलंद करते रहो, इकट्ठे रहो, मुनज़्ज़म रहो। तारीकी की कुव्वतें नहीं जीत सकती, ये खुदा ताला का हमसे वादा है, ये तारीख का हमसे वादा है कि बिलाखिर इंसाफ का बोलबाला होना है, बिलाखिर नुसरत हक की होनी है। तो आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क में हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी रद्दअमल दिया है और टेक्निकली कहा है कि जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं होती है। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन में मुलव्विस हैं। उन्हें इस केस में 14 साल सजा हो चुकी है। बानी चेयरमैन पीटीआई, जिन पर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक मेगा स्कैम केस है, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, और ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद, तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। कि जब आपको 14 साल की सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए आपकी, और उसके बाद आप एक बेल मिलने के ऊपर इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। वो 9 मई के केस, ये पूरी कौम का केस है, पूरी कौम ने देखा, तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, ये समझ से बाहर है। और उधर 9 मई के मुकदमात के मुलजिम अलीमा खान के बेटे शाहरेज अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी रियायत के भी मुस्तहिक नहीं है। ये सारी सिचुएशन, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, गुड मॉर्निंग। सलाम आपका, आपको
सलमान अभी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, 9 मई के 8 मुकदमात में जो बानी PTI की ज़मानत मंजूर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इस तरह से अताउल्लाह तारण ने भी कहा और मज़ीद भी हुकूमती हल्कों से यही आवाज़ आ रही है कि जो ज़मानत है उसका मतलब बरियत नहीं है, तो अभी इतनी जल्दी खुशी के शादियाने ना बजाए जाएँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़मानत मिलने का मतलब ये नहीं होता कि जो इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है और अभी अदालतों में ये इल्ज़ाम साबित होना है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे ज़मानत एक मुल्ज़िम का बुनियादी हक है, उसको तो काफ़ी अरसे के साथ वायलेट किया जा रहा था। और ये यकीनी तौर पे बानी PTI के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 8 मुकदमात से उनको जो है ज़मानत मिली है। तो ये एक इब्तिदा है रिलीफ की, पहली बात तो ये है। और इसी तरीके से जो जिन लोगों को 10-10 बरस की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, 5 बरस की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जब ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो इम्कान यही है कि वो सज़ाएँ मेंटेन नहीं रह सकेंगी। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की प्रोसिक्यूशन हुई है और जिस किस्म के अदालती फैसले लिखे गए हैं उसमें काफ़ी लकूनाज हैं। अच्छा। तो इसलिए वहाँ से भी रिलीफ मिलने का इम्कान तो मौजूद है, लेकिन PTI की जो सियासी मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली, अभी वो चलेंगी। और वो अभी मुश्किलात ना सिर्फ ख़त्म नहीं होंगी बल्कि PTI के लिए जो सियासी रास्ते हैं वो भी अभी खुलने वाले नहीं हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, वजह यह है कि अभी टकराव की जो कैफियत है वो बदस्तूर मौजूद है। अभी आपने कहा अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, अब 9 मई का मुकदमा और 2 साल के बाद उनको गिरफ्तार करना अजीब बात लगती है। इसका मतलब है कि जी वो पता नहीं कि आपने आज उनको गिरफ्तार क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। इस तरह से ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि अभी PTI के ख़िलाफ़ जो सियासी एक्शन है वो उसके लिए वो स्पेस नहीं है जो PTI मांगना चाहती है। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कोई बातचीत पसे पर्दा चल रही है, कोई उससे रिलीफ मिल जाएगा, कोई उसका इम्कान नज़र आएगा, वो भी अभी तक उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि जो मौक़िफ़ बानी PTI का है वो भी बड़ा सख्त है, जो मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट का है वो भी बड़ा सख्त है, जो मौक़िफ़ हुकूमत का है वो भी बड़ा सख्त है। तो जब तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी लचक ना हो फरीकैन के दरमियान, तो उसमें से एक इम्कानी पहलू पैदा करना और उसमें से कोई रिकन्सिलेशन करना इतना आसान नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि जो फौरी तौर पे जो ज़मानतें हुई हैं उससे मुकम्मल रिलीफ मिल गया है, ये मुकम्मल रिलीफ तो नहीं है लेकिन ये हाफ रिलीफ है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इन मुकदमात को अब आप कितना लंबा खींच सकेंगे। पहले आपने 2 बरस तो गुजार दिए, अब ये मामला देखिए ना, पहले नीचे अदालत से, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, और अब ये मुकदमात की नोयत जो है अब आप देख लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान रह गई है। नीचे से काफ़ी मुकदमे निकल आए हैं, जिन लोगों को सजाएं सुनानी थी वो आपने सुना दी हैं। अब उनको या तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर सजाएं होंगी। तो इसका वजह मतलब ये है कि अब ये ज़्यादा अरसे लंबे मुकदमे चल नहीं सकते। एक मैं आपको बताऊं, आने वाले कुछ अरसे के अंदर इनके हक में या इनकी मुखालफत में फैसले होने हैं। लेकिन इस सारे खेल के साथ जो बुनियादी सवाल जिस पे है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रिकंसिलेशन होगी, क्या मुफाहमत आगे बढ़ेगी, क्या महाजराई ख़त्म होगी, क्या टकराव ख़त्म होगा, क्या तनाव ख़त्म होगा, क्या सियासी इख्तलाफात की जगह जो सियासी दुश्मनी इस वक्त नज़र आ रही है क्या वो ख़त्म होगी। क्योंकि पाकिस्तान को तो इस वक्त रिकंसिलेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर और जो दाखिली पॉलिटिक्स है उसमें अगर ये महाजराई ख़त्म नहीं होती तो उससे तो बात आगे बढ़ेगी। मतलब देखिए ना, सजाएं जो हैं अगर आप इसको मुस्तकिल कर दें, जो 10-10 साल की 5-5 साल की सुनाएंगे, तो इससे सियासी तलखी खत्म तो नहीं होने वाली। इसको तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा पॉलिटिक्स में, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो बुनियादी काम होना चाहिए था कि तमाम सियासी फ्रीकैन को बैठकर कोई एक वे आउट निकालना चाहिए। तो जो खाकान अब्बासी कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, महमूद खान अचकजई कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, फजलुर रहमान के ग्रैंड डायलॉग, यानी इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, और चाहे उसमें बानी PTI भी हो, यानी बानी PTI के ऊपर भी फर्ज है कि वो इस तरह के ग्रैंड डायलॉग और इस तरह की रिकंसिलेशन के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें और कुछ अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करके एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत भी कोई वे आउट निकालें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का। अदरवाइज ये हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एजेंडा है वो आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं का वहीं रह जाएगा। अच्छा ये बताइएगा सलमान अभी तक हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो PTI खुशियाँ मना रही है, एक पर्सपेक्टिव तो है जिसमें खुशी मनानी चाहिए, उनको ज़मानतें मिल रही हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव में जब 26वीं आईनी
आइनी तरमीम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अदालतें हैं उसकी पैदावार हैं, और फिर उनकी जानिब से ही जब कोई सहूलत दी जाती है, जमानत दी जाती है, तो ये खुशियाँ मनाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये पहले से एक रिवाज मौजूद रहा है कि अगर फैसला आपके हक में आ जाए तो फिर अदालतें आज़ाद होती हैं, और अगर आप फैसला आपके हक में ना आए तो फिर अदालतें जो है वो पाबंद सलासल होती हैं। ये हर दौर में हुआ है, PMLN के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और अब PTI के दौर में भी हुआ, और अब इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के दौर में भी हो रहा है। ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन एक सवाल ये है, हमें इससे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि जो केसेस हैं उनकी लीगल ग्राउंड्स क्या हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सज़ाएँ सुनाई गई थी या जिनकी बुनियाद पर ये ज़मानतें नहीं हो रही थी। तो अगर आप बाकायदा मतलब ये जो पिछले 5 साल की और 10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं उसकी जजमेंट को पढ़ें जजों की, तो उसमें बड़े मुज़ाका खेज मामला हैं। यानी वो जैसे मैंने कहा कि नीचे सोफे के नीचे छुपा हुआ था, कुर्सी वो छुप के सुन रहा था, उसको पता ही नहीं था, वो छुट्टी पे भी था, फिर पता नहीं वो वहाँ कैसे आ गया, या ये कि 101 मुलजिम है तो मैं तो एक एक बंदे को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, सभी मुलजिम शामिल होंगे। तो इस तरह के जब लीगल लकूनाज होते हैं ना तो फिर उस पर अदालतों पर सवालात उठते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से रहा है कि जब आप पॉलिटिकल केसेस को डील करते हैं तो आप लीगल ग्राउंड्स के अंदर चीज़ों को डील करने के बजाय पॉलिटिकल ग्राउंड में चीज़ों को डील करते हैं, जिससे वो विक्टिमाइजेशन का पहलू आता है। तो इसलिए PTI अभी जब ये कह रही है कि जी हमें ज़मानतें मिली हैं, अदालतों की फतह है, हमारी फतह है, लेकिन ये याद रखें अभी मामला ख़त्म नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है आने वाले कुछ अरसे में हो सकता है PTI के लिए बड़ी बुरी खबरें भी हों। तो इसलिए ये फौरी तौर पर इस तरह का रद्द-ए-अमल देना कि ये अदालतों ने आपके हक में फैसला कर, अभी देखिए अभी तो खेल बाकी है, अभी तो पिक्चर जिसे कहते हैं बाकी है, क्योंकि लड़ाई चल रही है। हाँ। लड़ाई खत्म नहीं हुई है और कोई लचक भी नहीं दिखाई जा रही है। तो इसलिए जो सियासी जंग है, जब आप उसको कानूनी जंग के अंदर लेके जा रहे हैं और कानूनी जंग को लेकर आप सियासी मैदान में जा रहे हैं तो उससे टकराव की कैफियत तो पैदा होगी। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, दूसरी जानिब महमूद अचज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली तैनात है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या PTI में कोई काबिल बंदा नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जाता, और क्या वजह है कि बानी PTI ने अपनी जो पार्टी है उस पर अदम एतमाद किया? देखिए, अदम एतमाद का मसला नहीं है। अच्छा। महमूद खान अचज़ई एक भारी आवाज़ है और वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट के मास्टर भी हैं। उनके ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। इसलिए अगर कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट करनी हो तो वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर PTI किसी को भी अपोजिशन लीडर नामजद करती तो उनकी पार्टी के अंदर काफ़ी ग्रुप बंदी है, उस ग्रुप बंदी का भी नुकसान होना था। फिर ये कि तलवार भी लटक रही है, बहुत से लोगों पर नाहिली की, उसको भी नाहिल कर दिया जाता। तो महमूद खान अचज़ई अगर मिसाल के तौर पे तहरीक चलाना मकसद है, मुज़ाहमत करना मकसद है और एक बड़ी तहरीक को चलाना चाहते हैं तो उसमें महमूद खान अचज़ई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। आजम छवाती साहब वो हैं जिन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया है, जो ब्रिज के तौर पे भी रोल प्ले करते रहे बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। तो ये दोनों तरह के कार्ड्स जो है PTI ने ओपन रखे हैं और ये अच्छी मूव है, उनकी बुरी मूव नहीं है। अच्छा। क्योंकि PTI के पास जो बड़ा लीडर था वो तो शाह महमूद कुरैशी है, वो इस वक्त जेल के अंदर है। अगर वो बाहर होते तो शायद वो लीड करते। अब बैरिस्टर ये जो उमर अयूब है, उनके बाद पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि किसी एक को बनाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, जो ग्रुप बंदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर फैसला बुरा फैसला नहीं है, मुज़ाहमत भी कर सकते हैं और मफाहमत भी हो सकती है। बस एक क्विकली ये आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि महमूद खान अचज़ई और मौलाना फजल रहमान की जानिब PTI का देखना क्या ये जाहिर नहीं करता कि जिस तरह से कारकुन अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं बाहर मौजूद क़यादत पे, उस तरह से अब बानी PTI भी करने लगे? देखिए, बात ये नहीं है, PTI को भी पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं मिल रही, सियासी जलसों की इजाज़त ही नहीं मिल रही, उनको रैलियों की इजाज़त नहीं है, कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। अब अगर वो फजल रहमान की तरफ देख रहे हैं और महमूद खान अचज़ई की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपोजिशन को इंगेज करके अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसको इस तरह से देखा जाए तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और तहरीक इंसाफ की खासतौर पर सियासत पर हम बात कर रहे थे। अभी जरा आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आगाज में कराची शहर का जिक्र किया तो वहाँ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई आज भी है। कराची में 3 रोज से जारी बारिशों से अब तक 17 अफराद जम बहक हो गए हैं और कराची में हालिया बारिशों से शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजीद बदहाली का शिकार हो गया है। जगह जगह खड्डे बन गए हैं और उसकी बहाली इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। उधर कराची में बारिश के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी भी चैलेंज बन गया। शहर के बाज़ इलाकों में 3 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। ये सारी सिचुएशन, इस पर हमने बात करनी है। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान कराची से में ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल आफ्ताब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ पानी इस वक्त भी मौजूद है और निकाला नहीं गया है और कहाँ कहाँ इस वक्त भी बारिश हो रही? जी देखिए, ये मानसून की जो बारिशों का सिलसिला शुरू और उसके बाद ज़ाहिर है 3 दिन तक ही है
बारिशें जो है मुख्तलिफ हजम में बरसती रही शहर में, तो इसमें जो 5 जो अंडर पासेज हैं उसमें से कई को तो उन्होंने क्लियर कर दिया शहरी हुकूमत ने या आसिम हुकूमत ने, लेकिन एक आधा जो उसकी अभी भी इत्तला आ रही है जो बादराबाद वाला ख़ास तौर पर है कि वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से गाड़ी को दिक्कत का सामना है। बाकी अगर शहर की मरकज़ी इशारों की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जैली जितनी सड़कें हैं या फिर जो ओल्ड सिटी एरिया की जो गलियाँ हैं या अंदर के जो तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है। लियारी और केमाड़ी में जो है मुख्तलिफ गलियों में पानी मौजूद है, तो ये पानी ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका अखराज हो रहा है, लेकिन इसका भी वक्त लग रहा है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना है। वक्त यूँ लग रहा है कि इंतज़ामी तौर पर जो है रोज़े अव्वल से इस तमाम मामले को जो है बड़ी उस पर लापरवाही बरती गई। टीमें बारिश के दौरान तो ग्राउंड पे थी नहीं और बारिश थमने के बाद भी हमें कहीं जो है वो सड़कों पर हैवी मशीनरी दिखाई नहीं दी, वाइपर और झाड़ू से पानी निकालते दिखाई दिए जो अमले के लोग थे, जो भी इदारे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो सबसे ज़्यादा यानी 3 रोज़ के दौरान जो बारिशों की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सरजानी टाउन में 235 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। ये तकरीबन अगर हम इंचेस में इसको शुमार करें तो ये तकरीबन 9 इंच के करीब बारिश हुई है। अच्छा, ये सिस्टम जो है इस लिहाज से भी थोड़ा सा मुनफरिद था कि इसने 235 मिलीमीटर अगर सरजानी में दी है जो कि मज़ाफ़ाती इलाका है, तो जो केमाड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, तो जो कि बंदरगाह के बिल्कुल करीब वाक़ है, समंदर से जुड़ा हुआ इलाका है। तो अब इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते थे। अभी जो अलमिया ये है कि कराची की सड़कें जो है वो बदतरीन जो है वो मंजर पेश कर रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कौन से ऐसे इलाके, कौन सी ऐसी रोड्स हैं जो पहले ही टूट फूट का शिकार थी और बारिश के बाद मजीद बदहाली का शिकार है? अगर मैं ये कहूँ कि कराची में शारा फैसल के अलावा और चंद और सड़कें जिसमें जो है वो न्यू एमेजिना रोड के लिए आप चले, वहाँ भी गड्ढे मौजूद हैं। बाकी बदतरीन हालत है, कराची में कुछ सलामत सड़क नहीं है। यही तो हम एक अरसे दराज से जो इस चीज़ का प्रचार करते रहे कि ये जो खड़े हैं, अब ये जो बारिशें हुई है, मुसलसल बारिशें हुई है। अब कल की स्पेल की अगर हम बात करें, चाहे वो हल्की बारिश थी लेकिन बड़ी खौफनाक सेंस में रही है कि तकरीबन 1.5 घंटे वो बारिश जो है ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में जो है, कराची में कोई सलामत सड़क नहीं है इस वक्त। जो छोटे छोटे घड़े थे वो अंधे घड़ों में तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त फौरी तौर पर शहर को जो है वो कम अज़ कम, अगर ये सड़कें असर-ए-नौ तामीर नहीं की जा रही है, कम अज़ कम इन घड़ों को फिल करने की हंगामी सतह पर ज़रूरत हुआ है कि एक और सिलसिला जो है वो सर पे आन पहुँचा है। 27 अगस्त को कराची के लिए एक और सिस्टम की जो है वो पेशगोई कर दी गई है। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये हम ये देख रहे हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट पे भी जिम्मेदारियाँ डाले। तो माजी में भी तो अरबों रुपए का बजट दिया गया शहर के लिए, वो खा गए। तो ये तो अभी होना चाहिए कि शहर को कम अज़ कम जो ऑन किया जाए और इसके शहरियों को अज़ियत से निजात, शहरियों को अज़ियत से निकालना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी एहतजाज जारी है बिजली की आदम फराहमी पर, और 27 अगस्त से नया सिस्टम दाखिल होगा और जो मौजूदा सिस्टम है ये कमज़ोर हो चुका है, आज खत्म हो जाएगा। 22 की पेशगोई की गई थी, तो उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होगा। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक। आज एक्सप्रेसो में निहायत अहम और मोतबर मेहमान से आपको मुलाकात करवाते हैं जो एक ऐसी फलाही तंजीम की नुमाइंदगी करते हैं जिसने पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी खिदमत, इंसान दोस्ती, हमदर्दी की रोशन मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुल्क में हंगामी इमदाद, तालीम, सेहत, साफ पानी और यतीम बच्चों की कफालत जैसे मनसूबों पर काम कर रही है। और ये तंजीम आज खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, दूर दराज देहात तक लाखों ज़रूरतमंदों की जिंदगियों में उम्मीद की किरण बनी हुई है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिक रिलीफ ने कुदरती आफात में सबसे आगे बढ़कर लोगों की मदद की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में मानसून की बारिशों और शदीद सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, खेत खलियान डूब गए हैं, मवेशी बह गए हैं और हजारों खानदान बेघर हो गए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक बनू और सवाद के इलाकों में 80% ज़रई ज़मीन मुतासर हुई है और सबसे बढ़कर तकरीबन 60% मेहनत कश अपने खानदानों की कफालत के काबिल ही नहीं रहे। ऐसे मुश्किल वक्त में इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की टीम्स फौरन मैदान में उतरी हैं और सिर्फ बन्नू में सैकड़ों खानदानों को
पका हुआ खाना और साफ पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि सवात और दीगर मुतासरा अजला में हंगामी इमदाद, फूड पैकेजेस, हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं। उनका हदफ है कि आइंदा दिनों में कम अज़ कम 1 लाख मुतासरा अफराद तक बराह रास्त मदद पहुँचाई जाए, और ये सब कुछ हुकूमत पाकिस्तान और मकामी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर किया जा रहा है। जी हाँ, मजीद इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर रजा जो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रलों की जद में आने वाले इलाकों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, और मौजूदा बहरान में उनकी जो तंजीम है वो किस तरह से इमदाद करे ये लोगों की, और मुस्तकबिल के लिए क्या लाहेमिल रखती है। रजा नारेजो साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं ना आप? कैसे हैं लिया? बहुत शुक्रिया आप अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। थैंक यू। रजा साहब, सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान जो है ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है, माशाल्लाह, हम दुआ करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से ये काम जारी रखे। किन शोबों में इस वक्त काम कर रही है और इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो है क्या? जी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, मैं मुख्तसरन अर्ज करता चलूँ कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान पिछले 3 अशरों से पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज में खिदमत सर अंजाम दे रही है। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान माहौलियाती तगय्युरात या क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, तो हम माहौलियाती तगय्युरात पे काम कर रहे हैं, हम पानी को महफूज करने पे काम कर रहे हैं, हम ऐसी लाइवलीहुड्स पे या मुआशी ज़रूरियात पे काम कर रहे हैं जिसको महफूज तरीके से न सिर्फ काश्तकारों को, लेकिन उसमें बिलखुसूस ख़वातीन की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए और उनके ऊपर काम किया जाए, और हम यतीमों के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये हमारा जो काम है ये कश्मीर के अंदर, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर मौजूद है। और मैं अभी बात करता चलूँ कि जिस दिन से लेकर शुमाली खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस बुनेर के अंदर, सवात के अंदर और शांगला के अंदर जो तबाही आई है और जो तबाही के मनाजिर मुसलसल आपके चैनल ने पेश किए हैं, तो हमने 24 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आज से 1 दिन पहले उधर मौजूद था और मैं वहाँ तबाही के मनाजिर अगर मुख्तसरन आपके आगे पेश करूँ तो वहाँ मुकम्मल तौर पे वैलीज़ या वादियों की हैयत या टोपोग्राफी मुकम्मल चेंज हो चुकी है। हम जो रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि तबाही आ गई, सिफ़ाही हस्ती से मिट गई वहाँ बस्तियाँ, लेकिन मैंने जब परसों देखा है तो उस जगह पर जो मनाजिर हैं वो बहुत खौफनाक हैं, वो बहुत ही भयानक हैं। उस जगह पर ऐसे ऐसे गाँव हैं जो मुकम्मल तौर पे सफ़ाई हस्ती से मिट चुके, इतने बड़े तोदे या बोल्डर्स आ चुके हैं जिनको आप हटा नहीं सकते, और वहाँ वो फ्लड पैथ्स बन गए या सैलाबी गुजरगाह बन गई, और उस जगह पे मैं नहीं समझता कि कभी दोबारा आबादकारी हो सकती है। तो इसके लिए हमें दूरदर्श सोचना होगा। मैं पीर बाबा बाजार की तकरीबन 1000 दुकानों के अंदर उसमें गया और देखा, और उस जगह पे जो कीचड़ और रेत आ चुकी है ना अली, वो इतनी है कि 6 फीट से ज़ायद है, और उस कीचड़ को कैसे निकाला जाएगा, उस कीचड़ को कहां पहुंचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके सिवा जो घरों के अंदर रेत गई है और घरों के अंदर जो तबाही है वो नागुफ्ता बे है। और रास्तों की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप रास्तों के ऊपर 4 ड्राइव के सिवा नहीं जा सकते। अच्छा। और बहुत सारे गांव अभी भी हैं जिस जगह पे रसाई नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा रजा साहब, सैलाबी सूरत हाल की संगीनी का तो आपने बताया, आप कह रहे हैं कि दोबारा वहाँ पर आबादकारी नहीं की जा सकती, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से तो बड़े ऐलानात किए गए हैं कि जिनके घर मसमार हो गए हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो आप क्या इमदादी कार्रवाइयाँ जो खुद कर रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा, किन ज़िला में इसकी ज़रूरत है मज़ीद, और हुकूमत कहाँ कहाँ आपको नज़र आ रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान जो 3 सबसे बड़े मुतासरा तरीन अजला हैं, जिसमें बुनेर सर फहरिस्त है और सवात और शांगला, हम तीनों में मौजूद हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम 24 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे हैं, और इस वक्त हमारी टीम्स हुकूमत और मकामी इदारों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। और जो खुसूसन आपने बोल्डर्स या पत्थर के तोदों की बात की, वो तोदे, मैं अभी कादर नगर की बात करूँ, आप कभी अपनी टीम को उधर भेजिए कि कादर नगर तकरीबन 300 घरानों पे मुश्तमिल एक गांव है, और ये पीर बाबा से चंद किलोमीटर आगे और एक वादी में है। उस जगह पे जो तोदे गिरे हैं वो तकरीबन किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, और वो इतने बड़े तोदे हैं कि कोई बहुत बड़ा बिल्डोजर उसको नहीं, अगर आप कई बिल्डोजर्स लगाएं वो इसको नहीं फैला सकते। अच्छा। फिर जो उसका रुख बन चुका है वो एक गुजरगाह बन चुकी है फ्लड्स की, या आप कहें कि सैलाब की, तो आप उस जगह पे नई आबादकारी नहीं कर सकते। आपने अपने सवाल में फरमाया कि हुकूमती इदारे यकीनन मौजूद हैं, गैर सरकारी इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो तबाही है उसमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है।
ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि पीर बाबा बाज़ार की दुकानों का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर मड है बहुत ज़्यादा और इस तरह की सूरत हाल है, तो इस तरह से तो रास्ते भी बहुत सारी जगहों के बंद हैं। किस किस जगह पर, कौन कौन से इलाकों पर अभी तक किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुँचाई जा सकी क्योंकि ज़मीनी राबता जो है वो मुनक़ता हो गया? जी, मैं खुसूसन कोटाना गांव का जिक्र करूंगा। ये बिल्कुल पहाड़ियों की चोटी पे है और वहां में दो अशखास बहुत लंबा सफ़र करके मेरे साथ मिले और उन्होंने खुसूसी तौर पे जिक्र किया कि जिस दिन से लेकर बारिश हुई है और 5वां दिन था, उस वक़्त तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा था, क्योंकि वहाँ खच्चरों या गधों के सिवा बाकी आप किसी भी तरह से इमदाद नहीं पहुँचा सकते। और ये ऐसे कोटाना जैसे कई गाँव हैं जिस जगह पर अभी नहीं पहुँच सकते। फिर मैं वहाँ मकामी हुकूमत के साथ भी और उनके उनके साथ बात की तो उनका फरमाना यह था कि उनकी मुसलसल सर्च रेस्क्यू मिशन चल रही है, लेकिन बहुत मुश्किलें चंद जगहों पे कि मुकम्मल तौर पे आप जो इस वक्त सर्च और रेस्क्यू को मुकम्मल कर सकें। और उनका फरमाना यह था कि सोमवार तक हम सर्च और रेस्क्यू को लेके चलेंगे। एक जो इंसानी अलमिया उधर जन्म ले रहा है, मैं उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं कि पिछले 6 दिनों से लेकर अभी तक कई ऐसे अफराद हैं जिनके पास सिर्फ जो पहना हुआ जोड़ा था उस दिन जिस दिन आफत आई, उस वक़्त से लेकर अभी तक उन्होंने वही जोड़ा पहन के रखा है और इसकी वजह से कई बीमारियां और बहुत सारे इमराज फैलने का जो है खदशा है। और मैं बताऊं उनके पास कोई असासा नहीं रह गया, कोई चीज़ नहीं है जो उनके घर में बची हो और घर मुकम्मल सिफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं और बस्तियां की बस्तियां मुकम्मल अपनी हैयत तब्दील कर चुकी हैं। दूसरी बस्तियां जो आबाद हैं किसी हद तक आपको घर के नकूश नजर आते हैं, लेकिन उस पे इतनी हद तक रेत है कि आप रेत को निकालते हुए कई हफ्ते बल्कि मैं महीनों को देख रहा हूं आप निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए मशीनरी चाहिए, आपको इमदाद चाहिए और फिर उसको तलफ करने के लिए कोई जगह चाहिए, क्योंकि उस जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी। राइट। तो रज़ा साहब, अब तक कितने खानदानों को हंगामी इमदाद आपने फराहम की और ये इमदाद आप कैसे हासिल करते हैं? अगर किसी शख्स ने मदद भी करनी हो तो कैसे कर सकता है? जी, मैं बिलखुसूस इसमें अर्ज करता चलूँ आपके चैनल के वसातत से कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान ने इस वक्त अपील लॉन्च की हुई है सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से। मैं उनको खुसूसी गुजारिश आपके चैनल की वसातत से कहूँगा कि जो पाकिस्तानी इधर हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त खुल के मदद कर सकें, ताकि हम इस सैलाब ज़दगान की सिर्फ इस वक्त हतमी नोयत की नहीं लेकिन दूरस मदद कर सकें कि उनकी मुकम्मल बहाली हो सके। और जो इस वक्त तक हमने खिदमात सर अंजाम दी हैं वो 1000 से ज़ायद खानदानों तक हमने मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात पहुंचाई हैं और 10,000 से ज़्यादा नफूस हैं। और उनमें बिलखुसूस हमने पके पकाए खाने शुरू वाले दिनों में दिए हैं, क्योंकि उस वक्त वो कुछ पका नहीं सकते थे। फिर खुश खुराक हमने उनको फराहम की है और हमने उनको मलबूसात और बिलखुसूस उनके लिए बेडिंग के लिए, क्योंकि बिस्तरों का शदीद फुकदान है, वो दिए हैं। पानी के लिए जी ठीक है। रज़ा साहब, क्विकली बस ये भी बता दीजिएगा कि किस किस्म की इमदाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन खानदानों को, अगर लोग खुद से भी मदद करना चाहते हैं या आपके तवज्जुह से भी करना चाहें? एक तो मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा कि लोगों की इज्जत नफ्स को पेश नज़र रखा जाए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मनाजिर देखे हैं कि लोग यकीनन सखावत और फयाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जो देने का अंदाज है उस देने के अंदाज को मरूज़ खातिर रखा जाए ताकि लोगों की इज्जत नफ्स हो। और उसके सिवा जो इस वक्त सबसे जी एग्जैक्टली और जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त वो साफ पानी की है, क्योंकि साफ पानी उधर बिल्कुल मैसर नहीं है, अगरचे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। और दूसरा नॉन फूड आइटम्स जिसमें आप बिस्तरे दे सकते हैं, चारपाइयां दे सकते हैं आप उनको, क्योंकि मुकम्मल किचन के आइटम्स खत्म है, आप वो दे सकते हैं। और खुश मौजूद तो ऐसा है कि ये डिस्कस करते रहेंगे और ये ना खत्म होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों की जरूरत है और जितनी खुलकर इमदाद की जा सके वो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू की, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब याद करेंगे उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, दानिश्वर, मुमताज़ ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद को, जिनके मद्द आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। 22 अगस्त 1925 को पैदा होने वाले अशफाक अहमद ने कई किताबें तसनीफ की हैं। अशफाक अहमद पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आए और रेडियो से मुंसलिक हुए और उसके बाद दरस व तदरीस से वाबस्ता हो गए। उसके बाद वो रोम चले गए, जहाँ उन्होंने उर्दू न्यूज़ कास्टर की हैसियत से रेडियो रोम में मुलाजमत इख्तियार की। 1965 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह अपनी मखसूस तर्ज़ मिज़ाह और ज़ोमाइनी गुफ्तगू के बाइस मकबूल आम हुआ और 41 साल तक चलता रहा। पाकिस्तान टेलीविज़न पर जाविया के नाम से आपका एक प्रोग्राम जिसमें आप अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू करते, किस्से कहानियाँ सुनाते, बेहद मकबूल हुआ।
अशफाक अहमद की अदबी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एज़ाज़ से नवाजा। और अशफाक अहमद 7 सितंबर 2004 को दुनिया से कूच कर गए और मॉडल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। आपकी अदबी खिदमात जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और एक एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वक़ार अहमद मलिक और इरम शहजादी बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 बरस से अचानक बच्चों में बोलने में ताख़ीर का मसला क्यों बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज हमारे साथ मेहमान है इरम शहजादी साहबा, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं। इनको हमने पहले भी मदऊ किया था, इनको ज़हमत दी थी और हमने इनसे सीखा ये था कि जो आजकल हर तरफ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है और वो है स्पीच डिले के वाले से। बच्चे जो हैं उनके बोलने में उनको ना सिर्फ मुशक्क़त बल्कि वो देर हो रही है और उसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके हवाले से इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन ये जो रीज़न्स हैं इसके बढ़ने की वजह एकदम ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। और जब हम स्टैट्स वगैरह को देखते हैं तो 2010 के बाद हमें इसमें जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है स्पीच डिले के हवाले से। इरम साहब बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं सवाल की जानिब जाऊँ, आपकी हाल में एक किताब आई है और उसका नाम है इश्क के रंग हज़ार। खूबसूरत, आपकी हम सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे शायरी के वो पढ़ते रहते थे, लेकिन एक किताबी फॉर्म में इसको आना और बहुत ही खूबसूरत किताब है इश्क के रंग हज़ार। इस किताब पे एक तबसरा जो है वो बाद में कर्ज है वो उस पर करेंगे, लेकिन अब ये बताइएगा कि जो स्पीच के हवाले से, स्पीच डिले के हवाले से हम देख रहे हैं बहुत ही एक तो ऑब्जर्वेशन होती है, मुशाहिदा, वो तो हम नाज़रीन में से भी हर बंदा जो है उसको मालूम है कि हमारे आसपास स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, लेकिन स्टैट्स भी यही कह रहे हैं। वजह क्या है? वजह सबसे पहले तो ये कि पहले तो हम ये देखेंगे ना स्पीच है क्या और उसके डिलेज क्या हैं। पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें यह है कि हम पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। जब भी हम सबसे पहले स्पीच की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, उसमें रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दो ये चीज़ें होती हैं जिसमें हम लैंग्वेज पे बात करते हैं कि हम रिसीव क्या कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या है कि हम अगर लिख रहे हैं या स्पीच के थ्रू बोल रहे हैं तो वो फिर वो हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि अगर तो बच्चा कमांड फॉलोइंग कर रहा है, इन चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद आती है हमारी स्पीच के बच्चा उसको बोलेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पर जब स्पीच की बात आती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी और फिर वॉइस। स्पीच इन 3 चीज़ों से मिलके बनती है, ठीक है। उसमें हमने तीनों चीज़ें देखनी है। आर्टिकुलेशन में क्या कि हमारी आर्टिकुलेटर्स हैं, जो हमारे लिप्स, टंग, जॉ, टीथ, ये सब आर्टिकुलेटर हैं। आवाज़ इन्हेंस होती है यहाँ पर आकर, और फिर जब शेप आती है वो इन आर्टिकुलेटर्स की वजह से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इशू है, उसके अलावा फिर फ्लुएंसी पे जाते हैं हम, उसमें कि बच्चा किस फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है, थोड़ा सा हकला कर बोल रहा है, प्रेशर के साथ नहीं बोल रहा, किस तरह से बोल रहा है, वो चीज़ें देखनी है। और फिर आवाज़ कि उसके बच्चे की आवाज़ बहुत डिम है, बहुत फटी हुई है, किस तरह से, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर स्पीच में उसका एक प्रॉपर एक शेप में आती है आवाज़। और उसके बाद जो अल्फाज बनते हैं, इन चीज़ों को देखना है। इसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, किस किस जगह पर आर्टिकुलेशन में आ रहे हैं, उसकी वॉइस में आ रहे हैं या फ्लुएंसी में आ रहे हैं। तो असल जो फिर अगर कॉजेज़ की तरफ आते हैं, ये तो चीज़ें होगी ना कि ये हमने देखनी बात किस किस चीज़ पर करनी है, हमने फोकस किस किस चीज़ पर करना है। वॉइस का और ये जो आर्टिकुलेशन आप जिसको कह रहे हैं, ये तो काफ़ी हद तक फिजिकल, हाँ जी, अनॉटमी है। लेकिन ये कि लेकिन इसका ताल्लुक इस तरह से है ना कि देखें कि अगर एक बच्चा किसी स्ट्रेस में है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उसकी आवाज कांपना शुरू हो जाएगी और वो बहुत प्रेशर के साथ या तो बोलेगा या बोलेगा ही नहीं, पैसिव हो जाएगा। हाँ जी, या बच्चा पैसिव हो जाता है ना फिर। तो ये चीजें भी हमें देखनी है। इसका सिर्फ ये कि फिजियोलॉजी ही इम्पैक्ट नहीं कर रही होती है, बल्कि जो उसका सोशल प्रेशर आ रहा होता है बच्चे के ऊपर, वो भी आवाज़ के ऊपर, उसकी फ्लुएंसी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं रीजंस की, कॉजेज़ की, तो उसमें हमें सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा हमें एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है वो है स्क्रीन टाइम। स्मार्टफोन्स, हाँ जी, स्मार्टफोन्स हैं, वो किसी भी सूरत में है ना, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ कर रहा है बच्चा, टैबलेट पे है या उस पर फ़ोन पे, और वो इस कदर ज़्यादा बढ़ चुका है। उसमें यह कि मदर्स घर में ये कि एक तो हम बच्चों को, जैसे अभी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी, कि बाहर निकालने से बेहतर समझते हैं कि हम बच्चा घर में सेफ है और बच्चे को हम दे दें, और बच्चे मदर्स अपने काम कर रही हैं, या अब ज़्यादातर फीमेल वो भी जॉब करती हैं, और बच्चे को ये कि चलें ये बच्चा
इजी बैठा है, तंग नहीं कर रहा, मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई मसला नहीं। अब ये भी नहीं देखते बच्चा क्या देख रहा है, क्या वो परसीव कर रहा है, ये भी चीज़ें नहीं है। वो वही बात आ गई कि रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी क्या है, वो क्या परसीव कर रहा है, ठीक है। और उसमें फिर उसका इम्पेक्ट क्या आता है कि बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा, सोशल इंटरेक्शन उसका कम हो गया, फिर जो ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से बच्चा हाइपर हो रहा है, या इसके अलावा फिर जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसका शिकार होना शुरू हो जाता है बच्चा, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अलावा फिर बच्चा हाइपर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी रीज़न ये आती है कि फिर बच्चा पैसिव हो जाता है, बातचीत उसकी रहती नहीं है, सोशलाइज नहीं करता बच्चा इवन बड़ों के साथ, उसकी अपनी ही एक दुनिया, वो उसी दुनिया में खुश है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, और बहुत छोटी उम्र में, जब बहुत छोटी उम्र में, मतलब मैंने ये भी देखा कि 6 मंथ 7 मंथ इसी एज से बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, और वो फिर बाद में पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, और फिर सिर्फ स्पीच डिले नहीं आता, फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और वो हाइपर एक्टिव बच्चा हो जाता है, बच्चा रोता बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, ये वाली सारी चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो पहली कॉज तो ये हो गई। उसके बाद फिर हेयरिंग लॉस, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम है, वो भी, उसमें भी स्पीच का इशू आ जाता है। इसके अलावा फिर अगर न्यूरोलॉजिकल कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे सेरिब्रल पॉलिसी है, उसमें ये कि बच्चा वो जो इश्यूज है ना कि मतलब मसल्स का इशू आ गया है, कोई न्यूरो का ऐसा इशू है जिसने हमें बच्चे की जॉज को, मसल्स को यहाँ से कंप्रोमाइज कर दिया है। लेकिन अगर न्यूरो की बात की जाए या हियरिंग की बात की जाए, इसका प्रेवलेंस जो है वो ओवरऑल हम जनरली देखेंगे ना कि कितना, मतलब ये फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, वो बहुत कम होगा, वो बहुत कम है, हाँ जी, यानी नेचुरली हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये इस वक्त हो रहा है, ये हमारी कुछ हरकतों की वजह से हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है कि वो जो आप कह रही हैं कि वो स्क्रीन से बाहर निकलता है, तो उसको एक तो वो एक्चुअली वो बच्चा जो है वो ही स्टार्टेड या शी स्टार्टेड टू लिव इन दैट स्क्रीन या उसमें, और वो समझती है कि रियलिटी जो है वो ये है, जब आप उसको रियलिटी से निकालते हैं तो वो उतनी कलरफुल नहीं होती, ये ब्राइट, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो बोलता भी नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी है शायद कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, उसमें अब बहुत सारा हमारी जो फैमिली यूनिट, जो भी ठीक है, मतलब वो होना शुरू हो गया, लेकिन मसला ये है कि पहले को दादा दादी नाना नानी को बोल लेते थे बच्चे के साथ, बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बहुत ज्यादा ये लोरी सुनाई जाती थी बच्चों को, और स्टोरी टेलिंग होती थी, सोने से पहले कहानियां सुनाते थे, और कोई ना कोई ऐसा होता था जो बच्चे को हैंडल कर रहा होता, देख रहा होता, उससे बातचीत कर रहा होता था। क्योंकि होता यह है कि जब स्पीच का जो एक पैटर्न होता है ना, लैंग्वेज परसीव की जाती है, उसमें रिदम बहुत ज़्यादा काउंट होता है, जो ब्रेन के एक सेल्स होते हैं, उसका जो एक सिस्टम बनता है ना, जिस तरह पैटर्न एक बनता है, उसमें जो एक रिदम है ना, वो बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट शो करता है। उसकी वजह यह कि जैसे हमने देखा होगा कि टेबल्स हम याद करते थे, या पॉइंट्स हैं, या गाने हैं, रिदम में बच्चे को नाम भी समझ आ रही है, वो पूरा पूरा गाना याद होता है बच्चे को। तो वो उस वक्त छोटे, हम जैसे छोटे होते थे, या हमारा वो उस टाइम जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो हम बहुत ज़्यादा मेलोडियाँ सुनाई जाती थी, पोइम्स होती थी। इवन स्टोरी टेलिंग में फिर ये होता है कि जब कहानी बच्चे को सुनाई जाती है, उसमें फिर क्वेश्चन आंसर का भी एक वो आ जाता है, उससे ये कि बच्चे को हम उसमें ले आते हैं ना, वो एक्सप्रेस करे, वो बोले, तो उससे ये होता है कि बच्चे में तो उसकी लैंग्वेज पे भी इम्पैक्ट आ रहा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, फिर वो उसकी स्पीच का भी इशू रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो इवन के मतलब ये प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है कि अगर हम अपना एक सोशल इंटरेक्शन, फैमिली इंटरेक्शन बच्चे के साथ इस तरह से रखें, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिवली भी किया है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर नहीं रहा, या बच्चे के साथ बोलने वाला कोई नहीं है, बच्चा या तो केयर सेंटर में है या मेड के पास है, छोटा बच्चा है, और मदर अगर जॉब में है, अगर जॉब में नहीं भी है, वो घर पे है, वो कंप्लेन यही होती है कि हम सारा दिन काम करें या बच्चे को देखें या इस तरह से, और वो घर पे भी हो असल जो वो फिर वो एक अपनी एक एक्सक्यूज ये देते हैं कि हमने काम करना है, बच्चा तंग नहीं कर रहा, तो वो उसकी वजह से, चाहे वो वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ है, तो ये हम हमारे पास बच्चे जब आते हैं, हम पहला एक ही उनसे बात करते हैं, स्क्रीन इसको खत्म करें, लिमिट करें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो वो ये होता है कि हम उनको पहली बात ये कहते हैं कि इसका जो है ना, अगर फिजियोलॉजी में कोई इशू नहीं आ रहा है,
बच्चे के सारे टेस्ट वगैरह, क्योंकि हमने अर्ली इंटरवेंशन पे काम करना होता है। जब भी हमारे पास बच्चा आता है हमने कुछ प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करना होता है, सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन एक जनरली जो इम्पैक्ट देखने में आता है, फिर हम उसको उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें, वो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बच्चों के ऊपर जो बच्चे हाइपर हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं और स्पीच डिले तो बहुत ही ज़्यादा एक मेन चीज़ आ जाती है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा म्यूट हो रहे हैं। फिर उसमें स्टैमरिंग बहुत बढ़ रही है, स्पीच डिले के अलावा स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों में, और बच्चों के पर्सनैलिटी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं छोटे बच्चों में भी। थैंक यू वेरी मच इरम साहबा। नाज़रीन, बल्कि इसको एक मिसाल की तरह ये समझ लेते हैं। एक मिसाल बड़ी आसान फहम दूंगा कि जिस तरह बिल्ली का बच्चा है वो जब ऊन के गोले के साथ खेलता है और वो बेसिकली उसकी एक प्रैक्टिस होती है किसी भी धागानुमा चीज़ से खेलने की कि चूहे की दुम उससे मुमासलत रखती है, तो ठीक है उसकी एक प्रैक्टिस होती है, वो बार बार रिहर्सल करता है, बार बार अपने मोटर न्यूरॉन्स को और बार बार अपने रिफ्लेक्सेस की तरबियत करता चला जाता है और उसको एक परफेक्शन के लेवल पे लेके जाता है और वो बड़ा होकर चूहा मारता है। लेकिन अगर उस बिल्ली का जो बिल्ली बाप या बिल्ली माँ है उसके हाथ में अगर मोबाइल पकड़ा दें और उसमें वो गेम्स खेलता रहे और बहुत अच्छा हो जाए, और बिल्ली बाप और बिल्ली जो माँ है वो इस बात पे बहुत प्राइड करे कि देखिए ये हमसे बहुत आगे है, कितना ज़बरदस्त तरीके से ये इसके जो हाथ हैं वो कीबोर्ड पे किस तरह खूबसूरती से बड़ी तेज़ से टाइपिंग करता है, बहुत तेज़ी से सर्च करता है और इसको गूगल कितना अच्छा इस्तेमाल करना आता है। इस बात पे वो प्राइड करते रहेंगे तो वो करते रहें, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा बड़ा होके चूहा नहीं पकड़ पाएगा और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अमूमी तौर पर हमारे वालिदैन बहुत फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत आगे है, कंप्यूटर और पत्नी किस तरह कैसे इस्तेमाल करता है। ये चीज़ें इस तरह नहीं है, बेसिकली वो बिगाड़ पैदा कर रही हैं और आपको उसको फ्री प्ले उसमें बेशक उसको सुपरवाइज ना करें ताकि वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखे और 7 या 8 बुनियादी स्किल्स हैं वो सीखे, बल्कि सुपरवाइज यहाँ पे करें। यहाँ पे सुपरविजन ज़रूरी है, जहाँ पे हम सुपरविजन नहीं कर रहे, जहाँ पे नहीं ज़रूरी वहाँ पे हम ओवरली प्रोटेक्ट कर लिया बच्चे को। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। शामिल करते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान और उसमें देखते हैं कि आज उफैर फैज़ हमें क्या दिखा रही हैं। तालीम के मैदान में नई जिद्दत और इनकलाब का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में एशिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। ये लाइब्रेरी तलबा को न सिर्फ जदीद तहकीक बल्कि मुख्तलिफ मालूमात तक फौरी रसाई फराहम करती है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं लाइब्रेरी में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ मौजूद जदीद सिस्टम और रोबोट्स तलबा को किस तरीके से हेल्प करते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। मिनहाज यूनिवर्सिटी ने एक तारीखी कदम उठाया डिजिटल लाइब्रेरी कायम करके, आप इसको पाकिस्तान में आला तालीम के मुस्तकबिल के तनाजुर में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी लाइब्रेरी की जो स्टैंडिंग होती है वो उसकी रिसर्च होती है और रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी लाइब्रेरी आपके पास हो। बट काफ़ी अर्से से हम सोच रहे थे कि जो नई जदीद तरीक़ाकार आ गए हैं, AI आ गया है, चैट GPT भी आ गई है, तो हम कोई ऐसी लाइब्रेरी बनाएं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। फाइनली हमने एक ऐसी रोबोटिक लाइब्रेरी डेवलप यहाँ पे कर ली है जिसमें बिल्कुल ATM की तरह काम करते हैं। आप आगे ATM कार्ड लगाते हैं, आपको कैश मिल जाती है। यहाँ पे ATM कार्ड लगाएं तो आपको बुक की डिलीवरी हो जाती है। इस तरह की लाइब्रेरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। रिपोर्ट्स इसमें ऑटोमेटिक नाम करते हैं, बच्चा आके सिर्फ अपनी इंडिकेट करता है कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, तलाश करने की ज़रूरत नहीं, टाइम बड़ा सेफ होता है। और क्या इस लेवल की लाइब्रेरीज जो हैं वो पाकिस्तान की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे होनी चाहिए? जिस तरह की लाइब्रेरी यहाँ पे बनी है, रोबोटिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, हर यूनिवर्सिटी में इस तरह की ज़रूरत है, हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों का ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है, इसके बाद किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन स्क्रीन। बट एक चीज़ याद रखें, जो किताब की अहमियत है वो अपनी जगह कायम। बिल्कुल ऐसे है, बिकॉज ऑथेंटिक डाटा हमेशा आपको बुक से मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो फील हमें वैसे भी बुक पढ़ने से आती है वो ई बुक से वो फील नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ आसिफ बिलाल साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर लाइब्रेरीज एंड रिसोर्स सेंटर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम। सर, आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ एशिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी और ये एजाज़ आप लोगों को हासिल है, तो मुझे ये बताएं कि इस तरह की लाइब्रेरी बनाने का ख्याल कैसे आया, क्या मकसद था इसके पीछे? जी, हमारे जो डिप्टी BOG हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, जो कि यंगेस्ट सन है डॉक्टर तारुल कादरी साहब के, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ये सोचा कि जो आने वाला दौर है वो IT बेस्ड तो है ही है, बट उससे ज़्यादा वो AI बेस्ड होगा, तो क्यों ना हम एजुकेशन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, लेके आएँ जो कि हमारे ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो बल्कि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा जो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल फिनिशिंग कॉर्नर है। ये है हमारा डिजिटल फिनिशिंग कॉर्नर। सबसे पहले हम ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं। वी ओनली जस्ट नीड टू टर्न दी पेजेस और ये स्कैन कर देगा। जी बिल्कुल, आप बेशक इसको तेज़ी से करते रहे, आहिस्ता से करते रहे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी टाइमिंग को सेट करके तो ये पेजेस को स्कैन कर लेगा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 7 मिनट्स में 300+ पेजेस स्कैन करके ना सिर्फ स्कैन करता है बल्कि उनकी ऑटो क्रॉपिंग करता है। अगर उस पर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, आपकी फिंगर आ जाए या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ये खुद ही उसको रिमूव करके मतलब ऑटो इनहेंस भी कर देता है। ऑटो इनहेंस करता है और हाई डेफिनेशन रिजल्ट के अंदर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। सर अच्छा, मुझे यहाँ पर एक रोबोट नजर आ रहा है। जी। मुझे ये बताएं कि ये जो रोबोट है ये किस तरीके से हेल्प आउट करता है उन तमाम तो स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर आते हैं इस गर्ज से कि हमने कोई बुक पढ़नी है, चाहे वो किसी भी मीडियम की हो। ये आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है। चूंकि लाइब्रेरी है, हमने इसका वो मोड ऑफ करके रखा मतलब साइलेंट रहता है ये, इसको साइलेंट पे रखा हुआ है। तो सर अब कैसे हम आप इसको टच करें, सपोज हम इसे कहते हैं कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जो कलेक्शन टोटल है जहाँ पे वहाँ तक हमें ले जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे ऑफिसेस की डायरेक्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ राइटर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं मौजूद हैं। अगर आपको कोई भी बुक चाहिए, किसी भी जगह आपने जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप आसिफ बिलाल साहब से मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनकी ऑफिस जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और ये आपको वहाँ ले जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ डॉक्टर तारुल कादरी और यहाँ मैंने इसको स्टार्ट किया। अब ये हमें गाइड करेगा। बिल्कुल, ये भी लेके जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो सर हम इसके साथ साथ ही चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसको बनाने के बाद क्या स्टूडेंट्स का फुटफॉल जो है यहाँ पे बढ़ा है? जब से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोट्स को, रोबोटिक लाइब्रेरी को इनकॉर्पोरेट किया है, इंडल्ज किया है, अडॉप्ट किया है, स्टूडेंट्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पास 1000+ डेली का फुटफॉल है। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये जो लाइब्रेरी असिस्टेंट है, रोबोट है, ये हमें अपनी उस डायरेक्शन तक ले आया है और यहाँ स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आ चुका है कि इसने आपको अपनी लोकेशन तक पहुँचा दिया है। अगर अब आप पहुंच चुके हैं तो यहाँ मैं इसको डन करूंगी और ये वापस अपनी लोकेशन पे चला। ओके, तो चलें जी, ट्राई करते हैं। इसने आपको हार्ट भी दी है और बताया कि मैंने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। जबरदस्त। तो सर अब आप हमें कहाँ लेकर जाएं? अब मैं आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारी रोबोटिक लाइब्रेरी है जो कि साउथ एशिया में पहली फर्स्ट है, जहां आप किताब तक नहीं जाते, किताब चल के आप तक आपके पास आती है। हाँ, अब मैं आपको वहाँ और आपका बहाना खत्म हो जाता है। जी ऐसे ही है, किताब कैसे पढ़ो? बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताएं कि इस सिस्टम को जब आप लोगों ने इंस्टॉल किया तो जितनी भी फिजिकल बुक्स मौजूद थी, क्या आप लोगों ने उनके ऊपर कोडिंग की, उनको स्कैन किया? क्या प्रोसीजर था जिसके थ्रू आज ये जो रोबोट है ये विद इन नैनो सेकेंड आप तक बुक जो है वो यहाँ पे पहुँचा देता है? हमने इसके अंदर ना चीज़ों को लेस कम्प्लेक्स रखा, तो सिर्फ हम बारकोड लेवल पे चले गए। तो बारकोड सिंपली इनके एक्सेशन नंबर के अगेंस्ट बारकोड निकाले, इनके ऊपर पेस्ट किए और वही जो बारकोड से वो हमने सिस्टम को दे दिए कि ये वाली बुक्स हमने सेंट्रल लाइब्रेरी से उठा के रोबोटिक लाइब्रेरी के अंदर रख दी हैं।
तो सर मुझे ये बताएं कि अब ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है? अगर मैंने कोई बुक इशू करानी है उसका क्या प्रोसीजर है? मैंने इसको डाटा कम्युनिकेशन जो बुक की कमांड दे दी, ठीक है, और उसके बाद इसने मुझे बता दिया कि जी आपके पास डाटा कम्युनिकेशन के अंदर इतने टाइटल्स हैं। अब मैं देखूंगा कि जी मेरी रेलेवेंट जो बुक वो ये वाली है, वो मुझे हेल्सल जो ऑथर है उसी की चाहिए, तो मैं फिर इसी को कमांड दे दी। अब वो पूछ रहे हैं कि आपका टाइटल और ऑथर सेम है जो आपको चाहिए। मैं कहूँगा जो बिल्कुल सेम है, और फिर मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा। देन मैं जो अपना स्टूडेंट कार्ड है, ये कह रहा है जी आप आइडेंटिफाई करें कि आप स्टूडेंट भी हैं। ये मैंने इसको कार्ड दे दिया, ठीक है, ऑर्डर कंफर्म। हाँ जी, ऑर्डर कंफर्म हो गया। और उसके साथ आप देखें साथ ही रोबोट्स एक्टिवेट हो गए, वो रेलेवेंट शेल्फ और रेलेवेंट रो में जाएंगे और किताब को वहाँ से निकाल के तो कन्वेयर बेल्ट को देंगे, टैली लिफ्ट को, और फिर टैली लिफ्ट लेके आके तो ये 4 चेकआउट यूनिट है जहाँ मैं खड़ा हूँगा वहाँ पे आपको दे देंगे। ले जी ये आपकी किताब भी आ गई। तो ये सर ने जो बुक ऑर्डर की थी वो बुक आ चुकी है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो सर अब अगर मैंने ये बुक इशू करवाई, मैंने पढ़ ली, अब मैंने इसको वापस कराना है? बिल्कुल ये इसी तरह सिंपल है, जिस तरह आप चेक आउट करते हैं इसी तरह आप आसानी के साथ चेक इन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे जो हमारा चेक इन यूनिट है या चेक इन कियोस्क है, वहाँ पे आके रिटर्न बुक पे हमने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अपनी बुक का जो बार कोड है वो स्कैनर के नीचे रखें। तो ये साइड आप स्कैनर के नीचे करें, ये साइड मैं यूं कर दूं? एग्जैक्टली, इसको आगे करते हैं जी। इसने रीड कर लिया और यहाँ पे एक हमने सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है। जिस तरह हम इशू करते हुए इसको स्कैन करते हैं, वापस करते हुए भी मैं स्कैन करूँगा, तो इस सिस्टम को पता लग गया कि ये यही बंदा है जिसने बुक इशू की थी और यही वापस कर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और जितना डिटेल्ड आपने मुझे ये विजिट करवाया, आपसे बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं करवा सकता था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। मिनहाज यूनिवर्सिटी की ये एआई और रोबोटिक्स लाइब्रेरी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान भी तालीम के मैदान में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपकी खास मुलाकात करवाते हैं। हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तिरछमीर में 17 खवातीन ने कामयाब ट्रैकिंग करके तारीख रकम कर दी और खवातीन ट्रैकर्स दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती हुई सख्त ग्लेशियर्स को अबूर करती हुई आगे एडवांस बेस कैंप तक का फासला उन्होंने कामयाबी से तय कर लिया। मजीद इन बाहिम्मत खवातीन में शामिल किंजा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो किंजा से ही जान लेते हैं कि इस पुरखतर और एडवेंचर से भरपूर सफर की कहानी क्या थी। किंजा बहुत किंजा आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो किंजा ये तिरछमीर का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, कैसा रहा, कितना मुश्किल था, कितना आसान था? सफ़र तो आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बहुत मज़ा आया बिकॉज़ ये बिल्कुल रॉ ट्रैक है। आज से पहले यहाँ पर ख़वातीन नहीं गई थी कभी भी, और ट्रैकिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं गई थी बिकॉज़ इसका जो आखिरी गाँव है शन्याक, उससे आगे जो है वो बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है, आबादी नहीं है, लोकल्स भी नहीं जाते बिकॉज़ इस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा हार्श वेदर है। आपको सबसे ज़्यादा जो सूरज है वो आपको सनलाइट या सूरज आपका इम्तिहान लेता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है मेरे लिए कि मैं उन ख़वातीन में शामिल थी जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया, इस एरिया को। और काफ़ी रिमोट एरिया है और तिरछमीर बिकॉज़ हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज, तो वो मुझे ज़्यादा खुद पे प्राइड है कि मैं वहाँ जा सकी। बिल्कुल। और किंजा बताइएगा कि आपका ग्रुप 17 खवातीन शामिल थी जी। कैसी खवातीन, किस उम्र की खवातीन, किन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन थी, और ये ऐसा क्योंकि पहले कभी नहीं है देखने में आया, तो ये अपने अंदर ही एक ख़ास तजर्बा था, कैसा रहा? एक्चुअली ये एक कॉमन कॉज था। एक्चुअली सबका मकसद एक था कि हमने तिरछमीर बेस कैंप पहुँचना है, तो उसमें हर एज की ख़वातीन थी, ज़्यादा अडल्ट थी सारी। जो एथलीट थी हमारे साथ चित्राल से 4 वॉलंटियर शामिल थी, वो भी यंग एज थी सारी। बाकी सारी ख़वातीन माशाल्लाह से बड़ी एक्सपर्ट थी ट्रैकिंग में, और हमारे पास जीबी से 4 मेंबर्स थी, पंजाब से मैं भी थी, इस्लामाबाद से कुछ लोग थे, बलूचिस्तान से मेरी एक कोलीग थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट के लोग आपको मिलते हैं, आप उनसे सीखते हैं। आपका सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट टेम्परामेंट के लोग आपको मिलते हैं।
कुछ के लहजे आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कुछ के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि आप फॉर द लाइफ टाइम आपकी उनके साथ दोस्ती हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत मिलते हैं और एक ही माइंडसेट के लोग होते हैं, उसकी वजह से आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, बिकॉज आपका फ़ोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, कट आउट होते हैं। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि आज डेट क्या है, आज टाइम दिन क्या है, तो हम टोटली एक दूसरे के साथ बड़ा इंटरेक्ट कर रहे थे और बड़ा अच्छा हमने सही। अच्छा किंजा ये बताएं कि इससे पहले कौन कौन सी पीक्स आप सर कर चुकी हैं और कितनी आपकी ट्रेनिंग है और आपने फिर तिरछमीर की तरफ रुख किया? देखिए ट्रेनिंग तो आपको वक्त के साथ साथ आपकी हो जाती है, उसके लिए आपको बस अपने जिस्म को जो है वो फिट रखना होता है। आप उसके लिए एक्टिव रहें, अपना खुराक का ख्याल रखें, जिम करें। हाँ, इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन मैंने ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली अभी तक जी। मैंने लास्ट ईयर 3 पीक्स समिट की और इस साल एक और अटैम्प्ट की थी चुरकू। उसके बाद मेरा ये वाला जो तिरछमीर बेस कैंप ट्रैक था, ये इट वाज काफ़ी, ये भी टेक्निकल था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो जो लास्ट फीलिंग्स उस वक्त क्या थी जब ये आप पहुंच गए बेस कैंप पे? बहुत चैलेंजिंग सफर के बाद बहुत इमोशनल थी मैं वहाँ पे एक्चुअली। बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं लिटरली मैं वहाँ पर रोने लग गई थी और मैंने अपनी फैमिली के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की वहाँ पर और उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ और कोई फीमेल यहाँ पर आज तक नहीं आई। तो मेरे लिए एक प्राइड मोमेंट था। Definitely it was a very amazing experience. It is बिल्कुल। और आप लोगों की वजह से अब नए रास्ते खुलेंगे, ख़वातीन जाएंगी वहाँ पर। ये मुझे बहुत खुशी है कि we are the pioneers। हम यहाँ पर पहली दफ़ा गए हैं, हमारे कदम वहाँ लगे हैं, तो इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अच्छा किंजा बताइएगा कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहे, कोई फ़नी वाकया या कोई ऐसी सूरत हाल जिसका आपको सामना रहा हो? फ़नी तो बहुत सारे होते थे, बिकॉज लड़कियाँ थी, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते थे। सम टाइम हम रात को जब सोते थे तो स्नोरिंग जो खराटे होते हैं क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो इंसान जो है वो खराटे मारता है, तो कोई ये मानता नहीं था कि मैं मार दूँ और जब हमें ये मौका मिलता था तो हम उसका जो है वो एज अ फूल उसके लिए मजाक उड़ाते थे। कुछ गर्ल्स ऐसी थी बीच में, या उन्हें सोने ना देना या विस्परिंग करना कानों में। सही। तो इट वाज फन। एंजॉय किया आपने। अच्छा बताएं किंजा आगे की क्या प्लान्स है, किस पीक पे आपकी नज़र है कि आप इसको सर करना है? मुझे कभी भी मैं इतनी कॉन्शियस नहीं हुई किसी भी पीक को लेकर। हाँ, अगर 6000 प्लस जो अब पीक्स हैं हमारे पास, खुसरगंग है, आगे स्पांतिक है, उसके लिए मैं स्पॉन्सर की तलाश में हूँ। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो मैं डेफिनेटली मैं करूँगी इसको। तो आप पैगाम भी कोई दे दें उन ख़वातीन को जो आपको फॉलो करना चाह रही हैं? पैगाम यही है कि आप खुद को वेस्ट मत करें। आपकी पर्सनालिटी, आपकी पहचान है, आपके पास जो आपकी सलाहियतें हैं उनको आप ज़रूर आजमाएं। और ट्रैकिंग जो है वो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, ये आम लोग नहीं करते और यही आपको सबसे डिफरेंट बनाती है। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया। थैंक यू सो मच। किंजा हमारे साथ मौजूद थी। ऐसी ही ख़वातीन है जी पूरे पाकिस्तान की, बस थोड़ा सा आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। खुद से पहला स्टेप ले लीजिए, आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।